हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो लगातार हमारी वीडियोस आपके सामने आ रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं फिजिक्स के जो हर कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज की जो आपकी प्रश्न हैं वो लाइट चैप्टर से हैं। और बच्चों ये चैप्टर बहुत लेंदी है, तो इसके प्रश्न कई सारी वीडियो में जाके कंप्लीट होंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस पर ध्यान ना देते हुए आंसर को देखेंगे। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो जो पृथ्वी पर आने वाला सौर विकिरण है उसकी परास अगर हम देखें तो 100 नैनोमीटर से तक विस्तृत होती है पृथ्वी पर आने वाले परास की विकिरण, जिसको हम यहाँ पर आंसर देंगे 400 नैनो से 700 तक। ठीक है, तो ये दृश्य प्रकाश है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है दृश्य प्रकाश की, क्योंकि सौर विकिरण जो होती है वो पराबैंगनी विकिरण में, दृश्य प्रकाश में, अवरक्त विकिरणों में बटी हुई होती है। लेकिन अगर हम दृश्य प्रकाश की बात करें यहाँ पर, क्योंकि स्पष्ट कहा गया है बच्चों, ध्यान देना है, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है आपको कि दिखता है। देखिए मैं आपको फिर से प्रश्न बता रही हूँ। प्रश्न का उद्देश्य, इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप प्रश्नों पर गौर करें कि प्रश्न कैसे आते हैं। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो मैंने आपसे कहा कि 100 नैनोमीटर से जो होता है ये 10⁶ नैनोमीटर तक ये फैला हुआ होता है। अब आप कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन यहाँ स्पष्ट पूछा गया है कि जो सौर विकिरण का दृश्य प्रकाश वाला भाग है उसकी क्या परास होती है। तो उसकी परास होती है 400 से 700 नैनोमीटर, क्योंकि सौर विकिरण 3 भागों में बटा होता है। वो 3 भाग हैं पराबैंगनी, दृश्य और इंफ्रारेड। ठीक है, इसको विस्तृत रूप में हम पढ़ेंगे आगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वो कौन सी रेंज है। मानव की आंख, मनुष्य की आंख जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है, आपका आंसर होगा 5500 एंगस्ट्राम। 5500 एंगस्ट्राम। बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो है एंगस्ट्राम, यहाँ पर क्या हो गया है, ए लिखा हुआ है। जब हम एंगस्ट्राम लिखते हैं तो उसके ऊपर हम इस तरीके से ये डालते हैं, नोट डालते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो प्रकाश की विकिरण होती हैं वो कैसी प्रकृति की होती हैं, तरंग कण दोनों या कैसी। तो बता दें आपको, प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। कभी वो कण के रूप में चलता है और कभी वो तरंग के रूप में चलता है। तो लाइट जो है वो 2 रूपों में चलती है, कण और तरंग दोनों के रूपों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों। क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। ठीक, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर चारों कथन को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, या रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो भाई सिंपल सी बात आपसे मैं पूछूंगी, जब बिजली कड़कती है तो आपको पहले कड़क सुनाई देती है या उसका चमकना दिखाई देता है। पहले चमकना दिखाई देता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग नहीं, प्रकाश का वेग अधिक होता है। और प्रकाश जो गति निर्वात में अगर कहा जाए तो उसकी चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जबकि ध्वनि की अगर हम देखें तो 332 मीटर प्रति सेकेंड उसकी ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश की गति देखिए अभी मैंने बताई थी और अभी फिर क्वेश्चन आ गया। प्रकाश की गति क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लीजिएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पावर है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, 108 नहीं है, ये 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो पावर ऊपर आती है ना, पावर एक चोटी की तरह लग जाती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा। क्वेश्चन का मकसद सिर्फ इतना है, इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आप जल्दी जल्दी से प्रश्नों को देख लें, प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक, प्रश्नों को देखेंगे, आंसर को देखेंगे। अब पूछा जा रहा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कहाँ,
हीरे में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में? तो ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है भाई? निर्वात में होता है। सिंपल सी बात है। सूर्य का प्रकाश जो हम तक पहुंचता है ना, निर्वात में ना होता कैसे पहुंचता? अगले प्रश्न की ओर। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग समय, तो कभी आप भोर में उठे हो जब अंधकार हो रहा हो, पौ फटने वाली हो, तो आप देखते हैं कि कितनी देर में, बस पलक झपकते थोड़ी सी देर में सूर्य का प्रकाश आप तक पहुंच गया। और इसके लिए जो समय होता है वो होता है 8 मिनट का समय होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट लेता है पहुंचने में। तो समझ सकते हैं कि उसकी चाल कितनी ज़्यादा है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम का मतलब क्या हुआ कि अगर वो वायुमंडल में है और पानी में पहुंचा, या पानी में है तो पानी के 2 हिस्से हैं तो निर्वात से वायुमंडल में पहुंचा, तो माध्यम 2 यहाँ बात की जा रही है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी उसकी ऐसी चीज़ है जो अपरिवर्तित रहती है? तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ध्यान देंगे, आवृत्ति, उसकी तीव्रता, उसका वेग, उसका तरंग दैर्ध्य, कुछ भी अपरिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित हो जाते हैं तीनों, लेकिन आवृत्ति उसकी अपरिवर्तित रहती है। ठीक। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश संश्लेषण का मतलब सीधा सा है भाई, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लाइट, जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो यहाँ सिंपल से लाइट, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, सीधा आप जान ही रहे हैं प्रकाश से क्या बन रही है, रासायनिक ऊर्जा बन रही है। रासायनिक ऊर्जा कैसे बन रही है? आपको रिएक्शन अगर पता होगी कि CO2 और वाटर को लेके क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, तो आप आंसर बता देंगे। प्रकाश सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? आपने देखा होगा जब एडवर्टाइजिंग होता है तो एडवर्टाइजिंग में जो विसर्जन नलिकाएं होती हैं उनमें एक गैस होती है। कौन सी गैस भरी हुई होती है? वो होती है नियॉन। बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे और सीधा इसको याद रखेंगे कि भाई एडवर्टाइजिंग में नियॉन होती है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? कई बार आपने देखा होगा कि साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो उनमें चमकदार लाइनिंग जैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि जो चमकदार रंगों का बनना है वो किस परिघटना का परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। साबुन का जो पतला झाग और चमकदार रंग बन रहे हैं उसका कारण है व्यतिकरण। व्यतिकरण को याद कर लीजिए, व्यतिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुलित परावर्तन ना भी याद रहे तो व्यतिकरण बहुत बार इसको क्वेश्चन को पूछा जाता है। इंटरफेरेंस इसको कहा जाता है, व्यतिकरण इसका कारण है। तो आपका ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट आते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश जाता है, कहाँ जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। देखिए आंतरिक परावर्तन इसको हम समझाएंगे, क्लास जब हम आपकी लेंगे तो वहाँ पर हम आपको समझाएंगे कि आंतरिक परावर्तन कैसे हो रहा है। और जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है प्रकाश का हीरे से कांच में तो किस तरीके से वो चीज़ चमकने लगती है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये घटना तब होती है। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा चैप्टर के साथ। यहाँ पर क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ऑप्शन पे ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर का यहाँ पर एक छोटा सा आप देख रहे हैं डायग्राम भी दिया गया है। ठीक है, तो कौन सी परिघटना होती है ऑप्टिकल फाइबर में? तो आंख मूंद के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस पर टिक कर दीजिएगा अगर कभी ये क्वेश्चन आए तो। नेक्स्ट आते, मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोप, एंडो का मतलब होता है अंदर और स्कोपी आप देख ही रहे हैं, ये पेट है एक दिखाई दे रहा है और पेट के अंदर ये एक नली टाइप की, ट्यूब टाइप की डाली गई है और ये पेट के अंदर के इस भाग पर
जो है पूरी की पूरी इसकी क्या यहाँ पर है, क्या नहीं है, कैसे इसकी स्ट्रक्चर है, इसको पूरा का पूरा दिखाएगा मॉनिटर पर। तो यहाँ पर भी आपका जो आंसर होगा वो क्या आंसर होगा, आप बता ही सकते हैं क्या आंसर होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर जो है एंडोस्कोपी की बात, सॉरी बच्चों 1 मिनट ध्यान देंगे, एंडोस्कोपी की बात की जा रही है ना, हाँ, तो प्रकाश का यहाँ पर सकल आंतरिक परावर्तन आपका आंसर हो जाएगा। एंडोस्कोपी जो है फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर होती है, सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मरीचिका, मिराज जिसे कहा जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप सड़क पर चल रहे हैं और सड़क पर चलते चलते आपको दूर से दिखाई दे रहा है, गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है, सड़क पर चलते हुए दूर से आपको दिखाई देता है कि आगे पानी है, जबकि आगे पानी नहीं होता है, पानी की छाया जैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो मृगमरीचिका अक्सर रेगिस्तान में लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं। लोग चलते चलते देखते हैं कि सामने पेड़ की उल्टी छाया दिखाई दे रही है, तो उनको लगता है कि रेगिस्तान में पानी है, परंतु वो मरीचिका होती है। मरीचिका मतलब वहाँ पर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसका आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। ठीक, तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो प्राकृतिक तथ्य हैं उन पर विचार करना है। कौन कौन से हैं प्राकृतिक तथ्य? प्राकृतिक तथ्य है स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। आपको बताना है कि किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है। तो यहाँ पर मरीचिका बनने का जो कारण है वो होगा स्थलीय तापन, जब स्थल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और यहाँ पर आपका दूसरा आंसर जो होगा वो होगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी, स्थलीय तापन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे फोटोग्राफी, होलोग्राफी, रेडियोग्राफी, उपरोक्त में से कोई नहीं, आपका आंसर होगा होलोग्राफी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों नहीं मिल सकते? दूरदर्शन के संकेत निश्चित दूरी तक क्यों नहीं मिल सकते, ये आपको बताना होगा। तो इसलिए नहीं मिल सकते क्योंकि भाई संकेत दुर्बल है, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेत को शोषित कर लेती है, या पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तो आंसर होगा पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसलिए नहीं मिल सकते। सिंपल सी बात है, आप भी पृथ्वी की स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो सिग्नल सीधा जाएगा ना, वक्राकार होने के कारण नहीं मिल सकते, और सिग्नल पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर है, दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है, ये एक आंख का आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है। दृष्टिपटल ये इस भाग पे होता है, ठीक है, तो जो हमारी आंख यहाँ से देखती है, जो यहाँ से किरणें हमारी इस आंख के लेंस पर पड़ती हैं, वो जाके चित्र कहाँ बना रही है, यहाँ इस भाग पर। तो वही कहा जा रहा है कि जो दृष्टिपटल पर चित्र बन रहा है, इस दृष्टिपटल पर बनने वाले चित्र का कैसा होगा आकार, उल्टा होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु से छोटा होगा, कैसा होगा? तो यहाँ पर याद करो, रख लो कि जो रेटिना पर चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए, वस्तु से छोटा और उल्टा बनेगा। तो बच्चों ये थे आज के हमारे प्रश्न। हम इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जितने भी चैप्टर हैं उनसे आने वाले प्रश्नों पर आपका ध्यान चला जाए। ये सीरीज़ इसीलिए चलाई जा रही है ताकि आप प्रश्न को देख सकें, उसका आंसर देख सकें। एक्सप्लेनेशन आपको अभी हम नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। आपको क्या लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कुछ और चाहिए, कुछ और चीज़ें लानी पड़ेंगी या नहीं, कैसा है, क्या है, जो भी मन में आ रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जो हम काम कर रहे हैं ऑफलाइन आपके लिए, मतलब अभी वीडियोस बन रही हैं, तैयार हो रहा है कंटेंट, तो जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।